afternoon and good evening to everyone. Welcome back to another video tutorial from Biology World. लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक को कवर किया था। एक टॉपिक था आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि बही प्रजनन युक्ति, और जो सेकेंड टॉपिक था वह था आपका पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम संकरीकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आप यदि मार्केट से बीज खरीदते होंगे तो अक्सर आपने किसानों के माध्यम से सुना होगा कि वो अक्सर हाइब्रिड बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है हाइब्रिड बीज में और इस बीज को कैसे तैयार किया जाता है, इन सारी प्रक्रिया को आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हाइब्रिड बीज जो होता है उसकी पैदावार क्षमता जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उन्नत होती है। इसी वजह से किसान क्या करते हैं, हाइब्रिड बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब हम उन तथ्यों को, उन सारी प्रक्रियाओं को समझने जा रहे हैं जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइब्रिड बीज हम लोग बनाते हैं या उत्पादन करते हैं। देखिए हाइब्रिड बीज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। संकर बीज के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरीकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, हमारे देश में या फिर अन्य किसी भी देश में क्या हो रही है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो काफ़ी अधिक रफ्तार से वृद्धि कर रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा कर पाना हमारी जो पारंपरिक फसल प्रजनन तकनीक है उस तकनीक के माध्यम से पूरा कर पाना असंभव है। अतः फसल प्रजनन तकनीक में सुधार किया गया और उसी के दौरान इसी के माध्यम से एक तकनीक लाई गई, कृत्रिम संकरीकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस तकनीक के माध्यम से जो बीज तैयार किया जाता है इसकी पैदावार क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए किसान इस प्रकार के बीज की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर हम किस प्रकार के पौधे में इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः पुष्पीय पादपों में अपनाई जाती है। और आपने कुछ शुरुआत के क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, इसमें दो युग्मकों का समावेश होता है और दोनों युग्मक में, नर और मादा युग्मक में, दोनों में जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का भी समावेश होता है। इसलिए अगले जनरेशन में क्या होता है, दोनों युग्मकों के लक्षण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगला जनरेशन कैसा होगा, अगला पीढ़ी कैसा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि युग्मक कितने अच्छे गुणवत्तापूर्ण वाले हैं। यदि युग्मक की गुणवत्ता अच्छी होगी तो अगली पीढ़ी भी अच्छी होगी, अमूमन ऐसा ही होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कृत्रिम संकरीकरण की प्रक्रिया के लिए यदि हम द्विलिंगी पुष्प लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वह होती है विपुंसन की। विपुंसन को हम लोग अंग्रेजी में इमस्कुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, पुष्प का जो नर भाग होता है उस नर भाग को काट करके हटा देते हैं। आपको याद हो हमने बताया था पुष्प का जो नर भाग होता है वह क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है और प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। तो ये आपका तंतु हो जाता है और फिर ये आपका परागकोश हो जाता है। और हमने आपको बताया था कि परागकोश में ही परागकण बनते हैं और परागकण में नर युग्मक अवस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से जो पुष्प का नर भाग हो गया वो यही हो गया। तो पुष्प के या द्विलिंगी पुष्प से नर भाग को काट करके हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन करते हैं। एक बार फिर से आप इसको रिमाइंड करें। सबसे पहले कृत्रिम संकरीकरण के लिए द्विलिंगी पुष्पों में विपुंसन कराया जाता है।
विपुंसन का तात्पर्य होता है कि पुष्पों से नर भाग को काट करके हटा देना, यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जो पुष्प का मादा भाग होता है उसे हम पतले पॉलीथीन या फिर बटर पेपर के माध्यम से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। और इसे हम तब तक के लिए कवर रखते हैं जब तक कि स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाल ये मैच्योर पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो उसके पश्चात इसे हम ओपन करके, इसे हम खोल करके इस पर हम मनोवांछित किस्म के परागकण को डाल देते हैं या छिड़क देते हैं। अब अगला पीढ़ी इस बात पर डिपेंड करेगी कि परागकण की क्वालिटी क्या है। यदि हम अच्छे क्वालिटी के परागकण को डालेंगे तो इसके माध्यम से जो बीज बनेगा, उस बीज को जब हम अगले पीढ़ी में लगाएंगे तो उसकी पैदावार क्षमता अच्छी होगी। आपने गौर किया होगा, आपने देखा भी होगा, हमारे मक्का के खेती में जो पुराने हमारे देसी किस्म के बीज होते थे, उस मक्के के पौधे में एक ही बाली हुआ करती थी। लेकिन अब क्या होता है, अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, एक पौधे में कम से कम 2 बाली आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ठीक इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो मक्का का जो मादा भाग और नर भाग होता है उस भाग को लेते हैं। जैसे कि हमने मक्के का बीज लगाया और कुछ समय पश्चात, कुछ महीने पश्चात वो क्या होते हैं, पूरी तरह से जब वो विकसित हो जाते हैं तो उसमें रेशमी बाल, नीचे में रेशमी बाल और ऊपर में जिसको हम लोग धनशीश कहते हैं, वह वास्तव में वह उसका नर भाग है, जिसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में टेस्ला के नाम से जानते हैं। तो वो उसका नर भाग है, उसी में परागकोश बनता है, उसी में परागकण भी बनते हैं। और जो रेशमी बाल होता है, जो नीचे होते हैं अवस्थित, तने पर अवस्थित होते हैं, तने के अक्ष पर अवस्थित होते हैं, वह उसका मादा भाग वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। आपने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा। हम एक टिपिकल डायग्राम को यहाँ से लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मक्के का पौधे है और ऊपर में आपने देखा होगा यहाँ से इस तरह के धनशीश होते हैं, जिसे हम लोग टेस्ला कहते हैं। और फिर यहाँ से क्या होता है, कॉर्म होता है, जिसे हम लोग बाली, और इसमें क्या होता है, रेशमी बाल होता है। अब सबसे पहले यदि हमें मक्के में कृत्रिम संकरीकरण की प्रक्रिया को अपनानी होगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके नर भाग को काट करके हटा देंगे। और नर भाग को काट के हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। और फिर क्या किया जाता है, इस मादा भाग को ढक दिया जाता है पतले पॉलीथीन या बटर पेपर के माध्यम से। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बैगिंग। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैगिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पुष्प के मादा भाग को बटर पेपर या पतले पॉलीथीन के माध्यम से ढक दिया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है बैगिंग। अब जब ये वर्तिकाग्र पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो हम इस पर उस पौधे के परागकण को अवतरित करवाते हैं, उस पौधे के परागकण को छिड़कते हैं जिस पौधे में पहले से अच्छी क्वालिटी मौजूद है। अच्छी क्वालिटी का मतलब हो सकता है कि उसकी पैदावार क्षमता अधिक होगी, उसमें एक के बदले 2 बाली हुआ करते होंगे, या हो सकते हैं कि उसके दाने का साइज़ बड़ा होता होगा। तो हम मनोवांछित किस्म के, जैसा हमको अगला जनरेशन में चाहिए, उस तरह के परागकण को ला करके हम इस पर छिड़क देते हैं और फिर इसे हम रिकैप कर देते हैं, इसे हम रिबैग कर देते हैं, फिर से हम इसे ढक देते हैं। अब इस पर, इसके माध्यम से जो अगला बीज तैयार होगा और इस बीज को जब आप अगले जनरेशन में लगाओगे तो फिर वह जो बीज बनेगा वह बीज हाइब्रिड किस्म का बनेगा और उसकी पैदावार क्षमता इसके अपेक्षा काफ़ी अधिक होगी। भले इस पौधे में पैदावार क्षमता अच्छी ना हो, लेकिन इसके माध्यम से जो बीज अगले पीढ़ी में लगाया जाएगा वह बीज उच्च क्वालिटी वाले होंगे। मनोवांछित किस्म के जो हम परागकण डाले हैं उसके लक्षण अगले पीढ़ी में उपस्थित होंगे। तो अक्सर जो आप मार्केट में बीज देखते हैं, हाइब्रिड बीज, उन बीजों को इसी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। आइए हम लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन करें। सबसे पहले क्या करेंगे, द्विलिंगी पुष्पों में कृत्रिम संकरीकरण के लिए इसके नर भाग को काट करके हटा दिया जाता है, जिसे हम लोग विपुंसन यानी कि इमस्कुलेशन कहते हैं। इसके पश्चात पुष्प के मादा भाग को
क्या करते हैं, पतले पॉलीथीन या बटर पेपर के माध्यम से ढक देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है बैगिंग। जब प्रतिकाग्र पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब हम इस पर मनोवांछित किस्म के परागकण को अवतरित करा देते हैं, लैंड करा देते हैं या फिर डाल देते हैं, और उसके पश्चात फिर क्या होते हैं, इसे फिर से डिबैग कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरे पौधे का परागकण इस पर अवतरित ना हो पाए। इसलिए वांछित किस्म के संदूषण से बचाने के लिए हम इसको फिर से डिबैग कर देते हैं और परागण पास परिघटना के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जब इसके माध्यम से बीज तैयार होता है और जब आप इस बीज को लगाते हो तो फिर क्या होता है, अगले पीढ़ी में पैदावार क्षमता अच्छी होती है। हम उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक्स को, इस सारे फैक्टर को समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आई बात आपके नोट्स बनाने की। तो आपको नोट्स कैसे बनाना है हमने आपको यहाँ से समझा दिया है, और जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पर पूरा नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस नोट्स को लिख लें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो हम लोग देखते हैं द्विनिषेचन की प्रक्रिया को। आप लोग हेडिंग लगा लें, दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आप इसे हेडिंग लगा दें। आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, दोहरा निषेचन यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार हुई होगी, 2 बार हुई होगी, तो इसलिए इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना। यदि आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है, भ्रूणकोश की संरचना के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले इस लेक्चर को पढ़ें, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हमने आपको बताया था एक बीजांड की संरचना के बारे में। हमने आपको बताया था कि अंडाशय में सामान्यतः 1 या 1 से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, और कुछ इस तरह के से हमने आपको बीजांड की संरचना बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि बीजांड के केंद्र में एक संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश, और ये भ्रूणकोश जो होता है मादा युग्मकोद्भिद। हमने क्या बोला है यहाँ पर, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, इस संरचना को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। ये भ्रूणकोश में जो संरचना होती है इसमें 7 कोशिका और उसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं, अतः हम लोग इसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना के नाम से जानते हैं। एक बार हम इसके जूम डायग्राम को देखते हैं, एक बृहद डायग्राम को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर। हमने आपको इस तरह का डायग्राम बताया होगा। ये आपका एक हो जाता है टिपिकल डायग्राम ऑफ एम्ब्रायो सेक।
परागनलिका हो गई, और फिर ये ऊपर जो 3 कोशिकाएं हैं ये एंटीपोडल कोशिका कहलाती है। दिस इज एंटीपोडल सेल, इसकी संख्या 3 होती है। नीचे अंडकोशिका, इसकी संख्या 1 होती है, और फिर ये 2 हो जाता है आपको सिनर्जिड कोशिका, इसकी संख्या 2 होती है, और बीच में ये जो सबसे बड़ा कोशिका है इसमें 2 केंद्रक होते हैं, और इस बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोशिका। इस कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं जिसे हम लोग ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 2 हो गई। तो इस तरह से आप देखिए, ऊपर 3 कोशिका, नीचे 3 कोशिका, एक अंड और 2 सिनर्जिड कोशिका, और बीच में 1 कोशिका। टोटल कितनी कोशिका हो जाती है? टोटल 7 कोशिका यहाँ से हो जाते हैं। और इसमें केंद्रक की संख्या देखा जाए तो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसलिए इस संरचना को हम लोग 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसी डायग्राम के माध्यम से हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दोहरा निषेचन। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? दोहरा निषेचन। तो देखिए दोहरा निषेचन की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है, मात्र 2 समीकरण याद रखनी है, और इन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से आप पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 2 समीकरण। कितना समीकरण? 2 समीकरण। देखिए, आपको याद होगा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। हमने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको 2 युग्मक देखने को मिलते हैं। ये ऊपर का जो कोशिका होती है इसको हमने बोला था कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका थी उसको हमने बोला था जनन कोशिका बोला था। तो जब जनन कोशिका विभाजित होती है तो 2 युग्मक का निर्माण करती है। कितने युग्मक का निर्माण? 2 युग्मक का निर्माण। आप इसी तथ्य को दिमाग में रख करके आगे चलिए। ये आपका पुष्प का मादा भाग, वर्तिकाग्र, ऊपर वर्तिकाग्र और नीचे अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होंगे और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। जब कोई परागकण इस पर अवतरित होता है और यदि वह परागकण उचित प्रकार का होता है तो यहाँ पर परागनलिका वृद्धि करके बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुँचती है। और आप यहाँ से ये जो परागनलिका है यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस परागनलिका को। तो जब यहाँ पर कोई परागकण अंकुरित होता है तो अंकुरन के पश्चात इसमें 2 युग्मक को अवमुक्त करता है। कितने युग्मक को? 2 युग्मक को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए, तो सबसे पहला पॉइंट्स, एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक, और दूसरा नरयुग्मक हम लोग यहां लेते हैं। यहां पर भी एक नरयुग्मक हो जाएगा आपका। अब देखिए, इस तरह से आपका 2 नरयुग्मक हो गया, और ये दोनों नरयुग्मक कहाँ पास किया है? पॉलन ट्यूब में, यानी कि परागनलिका में। कहाँ प्रवेश किया है? परागनलिका में। अब ये परागनलिका जो आप देख रहे हैं, ये परागनलिका इस एम्ब्रायोसेक से जुड़ा हुआ है, भ्रूणकोश से जुड़ा हुआ है। जब इस परागनलिका के माध्यम से 2 नरयुग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं तो फ्रीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पर जो औंगलीनुमा संरचना है, इस औंगलीनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं फ्रीफॉर्म एपरेटस। और ये क्या करता है? इस युग्मक को कैच करने में, इसे आगे मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें से एक नरयुग्मक को ये पहुंचा देता है अंडकोशिका के पास, और जो बचा हुआ एक नरयुग्मक है उसको पहुंचा देता है केंद्रीय कोशिका के ध्रुवीय केंद्रक के पास। तो आइए इसको हम इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। आपने क्या देखा? एक नरयुग्मक है। पहला जो नरयुग्मक है वह कहाँ पहुंचा है? अंडकोशिका के पास। कहाँ पहुंचा है? अंडकोशिका के पास। और ये नरयुग्मक हो गया, और अंडकोशिका मादा युग्मक होती है। इस बात को तो आप पहले से जानते हैं। आइए, जो दूसरा नरयुग्मक है वह कहाँ पहुंचा है? केंद्रीय कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्रक के पास। तो ये आपका हो गया केंद्रीय कोशिका,
लेकिन केंद्रीय कोशिका में कहाँ पहुंचा है, दो ध्रुवीय केंद्रक जो है, जहां पर दो ध्रुवीय केंद्रक है सेंटर में, वहां पर पहुंचा है। अब देखिए, ये भी एक अवगुणित कोशिका, ये भी एक अवगुणित कोशिका। आपने पढ़ा है युग्मक हमेशा अवगुणित होता है। युग्मक क्या होता है, अवगुणित। एक नरयुग्मक हो गया, एक मादा युग्मक हो गया। और निषेचन में समानतः दो युग्मक क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो देखिए, एक नरयुग्मक और एक अंड कोशिका, ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक कॉमन सेल बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, या फिर आप इसे जायगोट के नाम से जानते हो, युग्मनज या जायगोट। ठीक है। अब देखिए, फिर आगे जायगोट से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। जायगोट से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, यानी कि एम्ब्रायो का विकास होता है। अब नीचे जो एक और नरयुग्मक बचा हुआ है, जो कि केंद्रीय कोशिका में है, वह केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है। तो यहाँ पर भी पहला संलयन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, फिर दूसरा संलयन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो संलयन की प्रक्रिया हो रही है, कितने केंद्रक के साथ हो रही है, 3 केंद्रक के साथ। 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक पहले से है और 1 केंद्रक हो जाता है नरयुग्मक का, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन। चूंकि जब दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, 3 केंद्रक, 2 केंद्रक भ्रूणकोश के और 1 केंद्रक क्या होता है, नरयुग्मक के, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन या फिर ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है भ्रूणकोश। इसके बाद क्या बनता है, भ्रूणकोश बनता है, यानी कि इंडोस्पर्म बनेगा। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, भ्रूण प्लस कोश, अर्थात वो फैक्टर जो भ्रूण को पोषण देता है वो क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश कहलाएगा। भ्रूण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब यहाँ से हम देख रहे हैं, पहला बार जो निषेचन हुआ है वह यहाँ पर हुआ है। फर्स्ट टाइम जो निषेचन हुआ है वह अंड कोशिका के साथ हुआ है, और सेकेंड टाइम जो निषेचन हुआ है वह केंद्रीय कोशिका के साथ हुआ है। यहाँ पर भी निषेचन हुआ है, ये फर्स्ट निषेचन और ये सेकेंड निषेचन। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार होती है, 2 बार होती है। इसलिए इस परिघटना को हम लोग दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यदि आपसे इसका कोई डेफिनेशन पूछे तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो, दोहरा निषेचन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि चूंकि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसलिए इस परिघटना को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। पहली बार निषेचन की प्रक्रिया अंड कोशिका के साथ और दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया केंद्रीय कोशिका के साथ, इसलिए यह परिघटना क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और चूंकि जब दूसरा बार निषेचन होता है तो उस दौरान 3 केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक और 1 नरयुग्मक के केंद्रक, इसलिए इस परिघटना को हम लोग त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। अब आइए इसका काम क्या है, हम इस बात को देखते हैं। अब देखिए, ये जायगोट जो होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, लगातार 2 पीढ़ी के बीच की कड़ी होती है ना। और युग्मक का जो प्लॉइडी होता है वह एन सेट में होता है, मादा युग्मक भी एन सेट में होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो जायगोट बनता है। और इसलिए जायगोट की जो प्लॉइडी होती है n + n = क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। अब आगे जायगोट में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और फिर समसूत्री विभाजन के माध्यम से भ्रूण का निर्माण होता है। तो जब जायगोट भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है भ्रूणोद्भव। जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव। और भ्रूणोद्भव के बाद एक भ्रूण का विकास होता है, और प्रत्येक बीज में यही वह भ्रूण है जो छिपा हुआ रहता है, और इसी के माध्यम से अगले पौधे का विकास होता है, अगले पीढ़ी में अगले पौधे का विकास होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक कि भ्रूणकोश का
थोड़ा सा भी अमाउंट ना बन जाए। क्यों? क्योंकि भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा? भ्रूणपोष करेगा। हमने आपको पहले ही बताया, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। भ्रूण प्लस पोष, भ्रूण को पोषण देने का काम जिसके द्वारा होता है उसे लोग भ्रूणपोष करते हैं। तो भ्रूण का विकास तभी होगा जब तक कि थोड़ा सा भी मात्रा में भ्रूणपोष ना बन जाए, और जब भ्रूणपोष बन जाएगा तो विकासशील भ्रूण को पोषण देने का काम इसी के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए, ये नरयुग्मक है, इसका पोलैरिटी भी एन सेट में होगा। ये केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, दोनों केंद्रक एन सेट में होंगे, यानी कि n+n। अब देखिए यहाँ पर जब त्रिसंलयन होता है तो तीनों केंद्रक फ्यूज करेंगे, यानी कि n+n+n, यानी कि ये जो भ्रूणपोष बनेगा वो 3n सेट में बनेगा। भ्रूणपोष का पोलैरिटी क्या होगा? त्रिगुणित होगा, यानी कि 3n होगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भ्रूणपोष का पोलैरिटी यानी कि एंडोस्पर्म का पोलैरिटी क्या होता है? तो वह होता है 3n सेट में, त्रिगुणित होता है। जबकि जायगोट क्या होता है? 2n, यानी कि द्विगुणित होता है। और युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक होते हैं n सेट में, यानी कि अगुणित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। युग्मक का पोलैरिटी n, यानी कि अगुणित, जायगोट का पोलैरिटी 2n, यानी कि द्विगुणित, और भ्रूणकोष का पोलैरिटी 3n, यानी कि त्रिगुणित। यहाँ से और भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा, बताइए भ्रूण का विकास किस संरचना से होता है? तो जायगोट से होता है ना। तो यदि आपसे पूछेगा निषेचन के ठीक बाद क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। यदि आपसे पूछेगा त्रिसंलयन के ठीक बाद क्या बनता है? तो भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? तो भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को पोषण देना। ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए जब भ्रूणकोष में सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरी बार जब निषेचन होती है तो किस कोशिका के साथ होती है? तो वह होती है केंद्रीय कोशिका के साथ, सेंट्रल सेल के साथ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, और फिर आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आपको जवाब देना है। तो आइए हम एक बार आपको फिर से यहाँ से रिवीजन कर देते हैं। क्योंकि एक भ्रूणकोष में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, प्रथम बार अंड कोशिका के साथ और दूसरी बार केंद्रीय कोशिका के साथ, इसलिए इस संपूर्ण परिघटना को हम लोग दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोहरा निषेचन को हम लोग द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। चूंकि दोहरा निषेचन के दौरान जब केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन होता है तो उस दौरान 3 केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं, इसलिए इस परिघटना को हम लोग त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा संरचना त्रिसंलयन के परिणामी होते हैं, यदि आपको उसमें ऑप्शन दिया हुआ है भ्रूणपोष, तो आपको भ्रूणपोष में टिक लगाना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखनी है। सिर्फ इन 2 इक्वेशन के माध्यम से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यहाँ से आपका यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा कि दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझावें, या फिर इस तरह से पूछेगा दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन की प्रक्रिया को समझावें, है ना। तो या फिर ये भी पूछ सकता है भ्रूणकोष के अंदर होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इन सारे इक्वेशन के माध्यम से, इन 2 इक्वेशन के माध्यम से, केवल और केवल 2 इक्वेशन के माध्यम से इन सारे सवाल का जवाब आप दे सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। यहाँ से ढेर सारे सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो यदि आप इन 2 इक्वेशन को क्लियर रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखना है आपको, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना है। अब आई बात इसकी नोट्स की, तो इसके नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन सारे नोट्स को जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, पेन डाउन कर लें। और यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसे फ्लैशबैक करके फिर से आप देखें। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के माध्यम से। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।